बच्चों आज हमारा वीडियो एक बड़ी मस्त स्ट्रेटेजी के ऊपर है, जिस स्ट्रेटेजी का नाम होता है प्रॉब्लम सॉल्व्ड। नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व्ड एक पुरानी चीज है जिसमें आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व वो होता है जिसमें आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नाटक करते हैं और उसको और खराब कर देते हैं। इसी बात पर हम बात करने वाले हैं 50% बोर्ड्स के मार्क्स का वेटेज के बारे में। और ये एक्सपेरिमेंट पहले भी ट्राई किया जा चुका है और पहले भी एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है। पहले ये बहुत सालों पहले एक्सपेरिमेंट एक दूसरी सरकार लेके आई थी और तब भी एक्सपेरिमेंट ये फेल ही हुआ था। पर फिलहाल इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने से पहले हम आपको फाइटर जेट स्ट्रेटजी के बारे में बताते हैं, फाइटर प्लेन स्ट्रेटजी क्या होती है। और ऑफ कोर्स उसके थ्रू मैथ्स के भी कुछ फंडे सीखेंगे। ये फाइटर प्लेन स्ट्रेटजी ये होती है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नाटक कर रहे हैं। जैसे कुछ सालों पहले किसी एक मिनिस्टर को बोला गया कि भाई हमारे देश के, अभी किसी तो देश की बात है, कोई भी देश हो सकता है, कि हमारे देश के जो फाइटर प्लेन है वो गिर रहे हैं। तो उसमें पायलट बेचारे अपनी जान को खो देते हैं और क्या करना चाहिए, और हमारा जो दुश्मन देश है वो अटैक करता है तो हम क्या करें। तो आइडिया ये निकालो, ये आइडिया ये निकाला कि एक काम करो, उन प्लेन्स को फाइटर प्लेन की जगह मिसाइल घोषित कर दो, क्योंकि जब वो गिरेगी तो वो मिसाइल का काम करेगा। इस तरह से हम दुनिया की पहली मानव चलित मिसाइल बना के एक रिकॉर्ड भी कायम करेंगे और गिनीज बुक में नाम भी आएगा और ये नया टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन हो जाएगा। तो समस्या वही है, बट प्रॉब्लम सॉल्व्ड ये होता है। और यही जो स्ट्रेटेजी है ना बच्चों, ये लगाई जा रही है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। किस तरह से कि बोर्ड्स की वेटेज को इंक्लूड करने की बात कही जा रही है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व्ड क्यों है और प्रॉब्लम सॉल्व्ड क्यों नहीं है? क्योंकि बात कही जा रही है कि भाई जेई नीट का पेपर में थोड़ा बहुत लीक होने की बातें इस तरह की आ रही हैं, तो हम इसमें दूसरा एग्जाम लेके आएंगे, विच इज बोर्ड एग्जाम। क्योंकि आपको ऑफकोर्स बोर्ड एग्जाम तो बहुत ही सेफ होता है, उसको तो लीक करा ही नहीं जा सकता है, उसमें तो चीटिंग होती ही नहीं है। अब अगर उसमें चीटिंग नहीं होती है, अब आप सोचिए इतने सारे बोर्ड, सोचिए चीटिंग की तो बात ही छोड़ी, चीटिंग करवाने की जरूरत ही नहीं है, अब उसमें पेपर लीक कराने की जरूरत ही नहीं है। इतने सारे बोर्ड्स, इतने सारे अलग अलग पैटर्न, इतने सारे अलग अलग क्वेश्चन पेपर, मार्किंग स्कीम और स्ट्रिक्टनेस, सिलेबस, तो नॉर्मलाइजेशन आएगा। हर बोर्ड के मार्क्स नॉर्मलाइज करे जाएंगे जिसका कोई एक सही फॉर्मूला होगा नहीं और किसी को पता भी नहीं होगा। पर वो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला कुछ ही लोगों के हाथ में होगा। आप सोचिए उसमें जनता पूछेगी मेरे मार्क्स इतने बोर्ड्स में, दूसरे के मार्क्स इतने, पर उसका कैसे ज्यादा वेटेज आ गया। पर नहीं, ये सब पॉसिबल है। और ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भाई बोर्ड्स जो है वो कौन से स्किल सेट को वैल्यू करता है। दूसरा स्किल सेट जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हैं तो बेकार है, ये तो बेकार स्किल सेट है। हमें स्किल सेट चाहिए रट्टुओं का, कि भाई अपने को कॉन्सेप्ट चाहे उतने क्लियर ना हो, हमें वो बुक पूरी रटी हुई होनी चाहिए। क्योंकि देखो, बुरा मत मानिए लेकिन आप भी जानते हैं कि बोर्ड्स की तैयारी करते वक्त कौन सा स्किल सेट बच्चे सबसे ज्यादा यूज करते हैं या फिर किस तरह का सिस्टम चला आ रहा है। तो सीधी सी बात है भाई, रट्टू लोग प्रोड्यूस करो, है ना। और सवाल जो बेचारा पूछता है, क्वेश्चन को क्रिटिकली सोचता है, उसको पिनलाइज करो। क्योंकि रट्टू लोग जब आएंगे सिस्टम में तो उनको अच्छे से मैनिपुलेट कर सकते हैं। भाई सीधी सी बात है, हम चाइना वगैरह उन सब कंट्रीज के क्रिटिकल थिंकिंग वाले बच्चों से किस तरह से कंपीट करें। एक तरीका तो ये अपने बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग और अच्छे से डेवलप करें, और दूसरा तरीका ये है कि रट्टू प्रोड्यूस कर दो। रट्टू तो लड़ेगा ही नहीं, जब लड़ेगा ही नहीं तो हारेगा कैसे? सीधी सी बात है, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। और रट्टू और सवालों, इनके बीच में ना आपको मैं फर्क भी दिखा देता हूं। रट्टू और सवालों का फर्क क्या होता है। रट्टू वो बच्चा जो बस चीज को एज इट इज रट लेता है और मान लेता है कि आप सही कह रहे होंगे, भाई आपकी बात सही होगी, रट लेता हूं, चलता हूं। सवालू उस चीज को क्वेश्चन करता है। और ये जो क्वेश्चन करने का नेचर है ना उसका, ये सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, हर चीज में आता है कि भाई ये ऐसा क्यों है, सही कैसे कर सकते हैं इसको, और बेटर कैसे किया जाएगा। और ये लोग प्रॉब्लमेटिक लोग होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक बेसिक फंडे की, कि किसी भी कर्व, हम 2 डिग्री कर्व में अब किसी पॉइंट पे एंगल जो सबटेंड करता है वो कर्व, उसका बारे में क्वेश्चंस आते हैं, सबने देखे होंगे, एंगल सबटेंडेड बाय द कर्व एट अ पॉइंट। जैसे x1 y1 है तो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। इस एंगल के लिए अब मैं जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं पैराबोला का। तो वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड पैराबोला लिया हुआ है, x1 y1 एक पॉइंट है, ये एंगल थीटा है। इस थीटा एंगल का फॉर्मूला, कि ये जो एंगल पैराबोला सबटेंड कर रहा है उस पे, इसका फॉर्मूला दुनिया ये जानती है। थीटा इज tan इनवर्स रूट वाई स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस 4x1 अपॉन x1 प्लस ए। जो नहीं भी जानता है अब नोट कर ले भाई, कम से कम रट्टू भी बन जाओ। अब हर रट्टू इसको लर्न करता है, रटा हुआ होता है।
उसे पता है आएगा एग्जाम में, यूं ही चिपका दूंगा। रट्टू लर्न करता है, खुश है रट्टू, रट्टू इज रियली हैप्पी, और रट्टू इसको अप्लाई भी करके दिखाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब रट्टू इसको अप्लाई कर रहा है, वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 है, 1,5 पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है पैराबोला, उसका आंसर निकालना है। उसने बड़े मजे से फॉर्मुला लिखा, फॉर्मुले में वैल्यू डाली, वैल्यू डाल के आंसर निकाला, और नीट हैंड राइटिंग के साथ उसने लिखा, ये आ गया आंसर। रट्टू इज रियली हैप्पी, वेरी हैप्पी, बट रट्टू इज ऑल्सो रॉन्ग, गलत है। गलत क्यों है, जरा इस बात को समझते हैं। क्योंकि रट्टू ने ये सिर्फ फॉर्मूला रटा है, सवालू पूछेगा कि ये क्यों आ रहा है, और ये क्यों का जवाब बोर्ड्स नहीं देता है। ये क्यों का जवाब जब आप जेई की तैयारी करा रहे होते हैं तो एक अच्छा बच्चा पूछता है और आपको जवाब देना पड़ता है। अच्छे बच्चे जब जेई की अच्छी तरह से तैयारी करते हैं, सिंसियरली चीजों को पूछते हैं कि ये आंसर क्यों आ रहा है सर, इसको डायरेक्टली कैसे याद कर ले, हाउ डिड इट कम, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, तो हमें उस बच्चे को जवाब देना पड़ता है एज अ टीचर कि देखो भाई पैराबोला में, अब ध्यान से सुनिएगा, रट्टू का आंसर क्यों रॉन्ग है और सवालू क्यों सही करेगा इसको। ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट सबको पता ही है इसका, y इक्वल टू mx प्लस a बाय m यूज करते हैं। x1 y1 वो पॉइंट है जहां से वो टेंजेंट पास कर रहा है, हम x1 y1 को उस टेंजेंट की इक्वेशन में डाल देते हैं। जैसे हम x1 y1 को उस टेंजेंट की इक्वेशन में डालते हैं, हमें m में क्वाड्रेटिक मिलती है, विच इज सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेड, क्योंकि x1 y1 से पास करते हुए दो टेंजेंट्स हैं। अब ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं इनकी स्लोप m1 और m2 है, जो m की इसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आएंगे, और हमें बीच का एंगल tan थीटा अगर निकालना है तो हम tan थीटा को m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2 के मॉड से निकाल सकते हैं। वेरी सिंपल, सम ऑफ द रूट्स भी मिल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी मिल जाएगा, और यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर ही डायरेक्टली रट्टू याद करता है। पर सवालू पूछेगा कि भाई ये जो आंसर आया है, ये तो एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला हुआ ना, एंगल सबटेंडेड का नहीं, ये तो दो लाइंस के बीच का एंगल है। अब लोग पूछेंगे भाई इसमें फर्क क्या है, फर्क है, फर्क दोनों में बहुत भयंकर फर्क है। फर्क ये है कि एंगल सबटेंडेड एट अ पॉइंट एक्चुअली होता क्या है, पहले आप ये समझिए। तो जैसे मान लीजिए कि एक कोई कर्व है, वो किसी पॉइंट पे क्या एंगल सबटेंड कर रहा है, तो आप ऐसे नजर घुमाइए, जैसे वो लाइट हाउस की लाइट होती है ना, तो कहां से उस पर लाइट पड़नी शुरू हुई से लेकर कहां पर उसकी लाइट खत्म हुई, वो जो स्पैन होता है ना, वो एंगल होता है, दैट इज द एंगल, ये होता है। और पता है ये एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, डिपेंड ऑन आप कहां खड़े हैं। आप किसी के पास यहां खड़े हो जाएं तो आपको ये स्पैन बहुत बड़ा दिखेगा, और एंगल सबटेंडेड का मतलब ही यही है कि वो स्पैन कितना बड़ा है। उसमें अगर आपका स्पैन इतना बड़ा 120 डिग्री आ रहा है तो आप 60 डिग्री आंसर नहीं लिख सकते, एक्यूट वाला पार्ट उसका, वो स्पैन ही बताना है आपको। पर ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में मॉड है, ये तो हमेशा एक्यूट ही एंगल देता है दो लाइंस के बीच का, तो ये दोनों सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय y स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0 एट x1 y1 एक्यूट कब होगा और ऑब्ट्यूज कब होगा, ये समझना जरूरी है। देखो ये बात तो समझ में आती है, जब ये एक्यूट होगा तो वो जो फॉर्मूला है वो तब सही आंसर देगा, लेकिन ऑब्ट्यूज कब होगा तब वो फॉर्मूला रॉन्ग आंसर देगा, और तब उसे रेक्टिफाई करना होगा। इस चीज को फिगर आउट करने के लिए कि एंगल सबटेंडेड बाय पैराबोला उस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, अब एक्यूट कब है और ऑब्ट्यूज कब है ये पहचानने के लिए बाउंड्री केस पहले समझो। कौन सा, कि 90 डिग्री कब है, क्योंकि 90 डिग्री से एक बाउंड्री सी बन जाएगी कि अच्छा यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, तो उसके एक तरफ एक्यूट एक तरफ ऑब्ट्यूज जैसा कुछ खेल होगा। और पैराबोला में सब लोग जानते हैं कि पैराबोला में 90 डिग्री सबटेंड होता है डायरेक्ट्रिक्स पर, तो वो जो पॉइंट अगर डायरेक्ट्रिक्स पर होता है तो 90 डिग्री आता है। इसका मतलब अगर हम डायरेक्ट्रिक्स से पैराबोला की तरफ और पास चले जाएं तो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, और डायरेक्ट्रिक्स से और दूर चले जाएं तो एक्यूट बनेगा। तो पूरा खेल डायरेक्ट्रिक्स से किस तरफ है इसी पर है, कि डायरेक्ट्रिक्स से अगर आप इस तरफ है तो आपको ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा एंगल सबटेंडेड में। एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स अभी भी एक्यूट ही रहेगा, वो तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स और एंगल सबटेंडेड बाय द कर्व दोनों थोड़ी सी अलग चीज है। तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट तो दोनों केस में वो मॉड वाला फॉर्मूला ही है, लेकिन एंगल सबटेंडेड बाय द कर्व ना, अगर आप इधर होंगे तो आपको ऑब्ट्यूज आंसर देना है, इधर होंगे तो एक्यूट देना होगा, और अगर डायरेक्ट्रिक्स पे होंगे वो जो पॉइंट है तो अब 90 डिग्री देना होगा। और इस बात की वजह से इसका एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एंगल सबटेंडेड बाय पैराबोला दोनों के फॉर्मूले थोड़े से अलग होने चाहिए। कैसे, उसमें तो वो मॉड वाला फॉर्मूला मस्त फिट बैठ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, लाइफ चिल है, मजा आ गया। और इसमें भाई बीटा यानी एक्यूट आंसर ही आना चाहिए, अगर वो बीटा है तो वही आंसर आना चाहिए, अगर x1 प्लस ए इज लेस देन 0, मतलब डायरेक्ट्रिक्स के उधर।
इट शुड बी पाई माइनस बीटा इफ x1 प्लस ए इज ग्रेटर देन 0, मतलब डायरेक्ट्रिक्स के इधर, एंड इट शुड बी पाई बाय 2 व्हेन x1 प्लस ए इज 0, मतलब ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। और अगर ये बात आपको समझ में आती है तो हम पता है इसी को इस फॉर्मूले से नहीं, इस फॉर्मूले से डिनोट कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स माइनस ऑफ x1 प्लस ए अपॉन रूट ऑफ y1 स्क्वायर माइनस 4x1, जिसको इनवर्स आता है। क्योंकि अगर x1 प्लस ए नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा और तब एक्यूट आंसर आएगा। x1 प्लस ए पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो कॉट इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक ऑब्ट्यूज एंगल का आंसर देगा। और x1 प्लस ए 0 है तो आप समझ सकते हैं अपने आप ही कॉट इनवर्स 0 आपको पाई बाय 2 मिल जाएगा। देखा जाए तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स के उस फॉर्मूले में भी गड़बड़ है। अगर x1 प्लस ए 0 है ना तो tan इनवर्स ऑफ नॉट डिफाइंड होता है, उसको हम अपनी अकल से जरूर पाई बाय 2 लिख देंगे, पर वैसे देखा जाए वो tan इनवर्स की डोमेन में नहीं है, पर ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन था जिसका आंसर रट्टू ने ये निकाला था, उसका एक्चुअल आंसर इसके थ्रू निकलेगा। कॉट इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कॉट इनवर्स माइनस 2 बाय रूट 21, यानी पाई माइनस tan इनवर्स रूट 21 बाय 2 आंसर है। दिस इज द एक्चुअल आंसर। ये फर्क है रट्टू और सवालू का। अब ये क्वेश्चन इमेजिन कीजिए, बिकॉज जेई इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन इमेजिन कीजिए जिस क्वेश्चन का वेटेज सीधा सीधा वो हाफ करने जा रहे हैं, कि हमें ऐसे क्वेश्चन से मतलब नहीं है, वो तो किसी सर्टेन बुक के पेजेस में जो चीज लिखी है वो एज इट इज अच्छी हैंडराइटिंग के साथ जो बच्चा लिख देगा उसको हम अपना बेस्ट स्टूडेंट मान लेंगे फ्यूचर में, क्योंकि उसे उसे अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया जा सकता है, सवाल थोड़ी पूछेगा वो ज्यादा। तो नॉनदलेस ये एक पैराबोला है, वाई स्क्वायर माइनस 4x है, ये किसी पॉइंट h कॉमा k पे जो डायरेक्ट्रिक्स पर नहीं है और पैराबोला के बाहर है। उस h कॉमा k पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो फंक्शन f ऑफ h कॉमा k, बिकॉज ऑफ कोर्स h और k दोनों पे डिपेंड करता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज आइडेंटिकल टू f ऑफ x कॉमा y। तो अब कुछ सोचिए इनमें से कौन सा फंक्शन उसके आइडेंटिकल है, और ये आंसर आप बताइएगा और सोचिएगा। रट्टू और सवालू सोचिएगा इस आंसर में से कौन से वाले को माप करेंगे और कौन सा वाला आंसर देंगे, और किसको +4 मिलेगा और किसको -1 मिलेगा, और इस क्वेश्चन में कितना थॉट प्रोसेस किसी बच्चे ने यूज किया है, ये सब दिख रहा है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और दीज आर द थिंग्स दैट जेई यूजेस। नॉनदलेस होमवर्क आप लोगों के लिए है, ये तो मैंने सिर्फ पैराबोला की बात की, आप सर्कल, एलिप्स और हाइपरबोला तीनों के लिए बात करेंगे कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स का क्या फॉर्मूला होता है और एंगल सबटेंडेड बाय द कर्व का क्या फॉर्मूला होता है x1 y1 पे, और कमेंट करिएगा और आंसर को बताइएगा कि आपने क्या आंसर निकाला। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उन आंसर्स को टैली करके सही आंसर बताऊं आपको, तो कमेंट करिएगा कि वीडियो मैं बना दूं, इसका पार्ट 2 भी हम बना देंगे। इसके बाद हमारे कोर्सेज को चेकआउट कीजिए। मुझे नहीं पता, हम बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और हमारा रिजल्ट भी अच्छा आता है, लेकिन मुझे नहीं पता रिजल्ट आपका क्या आएगा, पर हम मैथ्स को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को तबियत से पढ़ेंगे, दिल से पढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे। चाहे आप 11th में आ जाइए, 12th में आ जाइए, ड्रॉपर बैच में आ जाइए, चाहे टाइटन बैच में आ जाइए, आईओक्यूएम के लिए आ जाइए हमारे पास, प्रैक्टिस बैच में आ जाइए। प्रैक्टिस बैच हर संडे टू संडे होता है, प्रैक्टिस कराते हैं उसमें। एकेडसा दोस्त ले लीजिए जिसमें आप अपनी सेल्फ स्टडी खुद कर सकते हैं, जो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। हमें नहीं पता रिजल्ट क्या, पर हमें इतना जरूर पता है कि हम आपके साथ मेहनत करते हैं, और हम मेहनत करते हैं। छोटा सा बैच होते हैं, हमारे बैच का साइज बड़ा होता भी नहीं है, आराम से आप मेरे से पर्सनली कनेक्टेड होते हैं और हम मेहनत करते हैं। तो अगर आपको एक ऐसी जगह की तलाश है जहां पर आपके साथ मेहनत करी जाए, वी आर दैट प्लेस, यू कैन चूज अस। टेक केयर।